नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वायरस बाबा पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आज से हम लोग उसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जो हम लोग को हाल फिलहाल में नज़दीक में कोई भी एग्ज़ाम होगा। जैसे कि अभी किसका है, बीपीएससी एईडीओ का है। आपको पता है कि 14 तारीख से इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और आपको पता है कि बिहार दरोगा का प्री आ गया तो उसका मेंस है, तो मेंस के लिए भी हम लोग हाल फिलहाल में करें। तो ये दोनों को मेरा टारगेट है अभी, और आपको पता है कि जो भी मैं टॉपिक करूँगा वो अक्सर आपके एग्ज़ाम में वहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो आज हम लोग सेल्स का शुरू करेंगे। तो सेल्स में आपको पता है ये तो यूपीएससी का भी मेन टॉपिक है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको पता है रोबोट हुक ने की थी। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव होते हुए भी स्वयं में पूर्ण जीव के समान है? तो आपको पता है अमीबा भी है, क्लाइमोडोमोनास भी है, पैरामीशियम है, यानी आपका सभी भी हो गया। ठीक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? तो ये हुआ था 1931 में। कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करती है? तो आपको पता है कोशिका के कार्य पर निर्भर करती है। फिर बोला है कि कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो कोशिका की आकृति एवं आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों हो जाएगा, आपका दोनों सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि छठा लगते हैं, कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। बिल्कुल सही है। ठीक। बोले एक कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में भी श्रम विभाजन होता है। ठीक है, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है। बिल्कुल सही है। नए पदार्थों का निर्माण एवं अपशिष्ट का निष्कासन कोशिकांगों का कार्य है। बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। बोला है कि सभी कोशिकाओं में समान प्रकार के कोशिकांग होते हैं। बिल्कुल सही है। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका अपने सभी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, यानी आपका ये भी दोनों सही है। बोला है कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे भीतरी परत होती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भीतरी नहीं, ये बाहरी परत होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला सही गलत हो जाएगा। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक प्रकार में झिल्ली बोलते हैं। बिल्कुल सही है, यानी आपका केवल दो सही होगा। ठीक। बोला है कि कोशिका के अंदर CO2 का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आपको एक चीज याद रखना है कि गैस का अगर निष्कासन बोल रहे हैं, अगर गैस के बारे में बोले तो वो होता है आपके विसरण द्वारा। ठीक, विसरण द्वारा। और जल का बोले तो होता है परासरण द्वारा। ठीक, तो याद रखिएगा, परासरण मतलब ऑस्मोसिस और विसरण मतलब डिफ्यूजन। तो आपका यहाँ पे CO2 बोला यानी गैस बोला यानी विसरण हो जाएगा। कोशिका में जल का यहाँ जल बोला है तो ये आपका परासरण हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिका के बराबर, जब बराबर की बात करें ना, तो वो हो जाएगा समपरासरण, यानी सम माने बराबर होता है, तो ये हो जाएगा। किस प्रकार के विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है? जब सिकुड़ने की बात बोले तो वो अति संपीड्य, यानी संपीड्य में भी थोड़ा संकीर्ण होता है, तो अति संपीड्य हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिकुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन के एक कोशिकीय युगलिना जैसे जलीय जीव कैसे ग्रहण करते हैं? तो जल की बात कर रहे हैं, तो जल आपको मैंने बताया किसके द्वारा? परासरण द्वारा, यानी विसरण बोले ऑस्मोसिस द्वारा। ठीक है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस उदाहरण है? तो जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे मैंने बोला परासरण। हाँ सही है, जल परासरण है। ठीक है। बोला है कि निम्न कथनों पर विचार करें। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। बिल्कुल सही है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली नहीं होती है। नहीं, लचीली होती है। ठीक है, यहाँ नहीं बोला है तो ये गलत है। ठीक है, तो आपका केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली से संबंधित कथनों पर विचार करें। बोला है कि एक कोशिकीय जीव नहीं, कोशिका झिल्ली की कठोरता एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण में सहायता करती है। कठोरता नहीं, उसकी लचीलापन ग्रहण करने में होती है। तो ये कठोरता का जगह में सॉफ्ट रहता है तो आंसर हो जाता है। ये हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये गलत हो गया। कोशिका झिल्ली के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 9th में अमीबा के बारे में, तो उसमें थोड़ा बताया है। तो ये आपका केवल दो सही है। अगला है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। सही है, पादप में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। पादप की बात करें, पादप में कोशिका भित्ति मुख्य पेप्टोग्लाइकोन की बनी नहीं, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्राप्त करता है। ये बिल्कुल सही है, यानी आपका 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है
पादप कोशिका में जल की हानि के बाद जीवद्रव्य के संकुचन को की घटना को क्या कहते हैं? तो जीवद्रव्य जल की हानि के बाद जीवद्रव्य की संकुचन को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता है कि जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे संकुचन की घटना को बोला है ना, तो घटना जब हो जाए तो ये आपको पराशर ये भी नहीं होगा, विषाणु भी नहीं होगा। एंडोसाइटिस मैंने भी बताया और पराशर और विषाणु भी बता दिया, तो बस यही बच रहा है प्लाज्मोलाइसिस। तो आपको एक बात याद रखना, जब एग्जाम में ना जब आपको 3 चीज आपको पता है कि वो 3 ऑप्शन आपको पता है कि वो ऑप्शन इसके लिए होता है, तो जब चौथा बचेगा तो उसी को आपका आंसर मार सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको पता है कि इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में आपको पता नहीं था, तो लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर भी नहीं जानते तो आप इसको मार करते तो सही हो जाता है। तो इस तरह भी एग्जाम में टिक किया जाता है ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। पराशरण द्वारा जल का अवशोषण केवल जीवित कोशिका में होता है, और बोला है कि मृत कोशिका में पराशरण द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। तो नहीं, आपका केवल 20 का 1 सही होगा। ठीक है, क्योंकि मृत में नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया, तो आपका केवल 1 सही है। अगला है कि कथन झिल्ली केंद्रक झिल्ली से संबंधित कथनों पर विचार करें। केंद्र के चारों एक हरी नहीं दोहरी होता है। ठीक है, दोहरी परत होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहता है, तो यहाँ पे एक हरी है तो गलत हो गया। केंद्रक झिल्ली छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पदार्थों का आगमन, ये बिल्कुल सही है, यानी आपका केवल 2 सही है। ठीक, 22 की बात करें तो बोला है कि क्रोमोसोम में से संबंधित कथनों पर विचार करें। बोला है कि क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं, ठीक, जो आरएनए और के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक, तो ये आपका देखिए क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं और आरएनए के रूप में अगली, आरएनए नहीं डीएनए ना, तो ये गलत है, आपका केवल 2 सही होगा। कोशिका के निर्माण और संगठन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं कहाँ होती हैं? तो ये बोला है, तो ये आपके कहाँ होती है? तो डीएनए में होती है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिस कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा होता है उसमें डीएनए किस रूप में रहता है? तो उसमें डीएनए किस रूप में? तो क्रोमेटिन के रूप में होता है। ठीक है, अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। क्रोमेटिन धागे जैसी संरचनाओं का जाल होता है, तो ये आपका ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के विकास एवं परिपक्वता को कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? आपको पता है कि क्रोमेटिन निर्धारित करता है। ठीक है, कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपके पता है कि कोशिका की हर चीज को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? केंद्रक का होता है। ठीक है, तभी तो उसको ब्रेन बोला जाता है कोशिका को, कोशिका का ब्रेन किसको? केंद्र को बोला जाता है। निम्न कथनों का कारण पर विचार करें। बोला है बैक्टीरिया जैसी कुछ कोशिकाओं में केंद्रक अस्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, पक्ष सही है, क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो ये आपको बात कर रहा है किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही होगा। ठीक, यानी कथन एवं कारण दोनों सही है। अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इनमें अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र। ये आपके बिहार दरोगा में जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 30 वाला वही सेम क्वेश्चन है, तो ये मैंने डाला है क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसका कॉन्सेप्ट भी। तो ये आपका दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ये भी सही है, और इनमें अस्पष्ट केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक तो होता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं होता है। अगला है बैक्टीरिया जैसी कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, ऐसे क्षेत्र में केवल क्या पाया जाता है? तो आपको मैंने इसमें क्या बोला जाए, जब अस्पष्ट नहीं होता है तो उसमें क्या होता है केवल? तो अगर केवल क्या पूछते तो वो होता है डीएनए का रूप होता है क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है ये पूछा है, तो ये आपको पता है कि जो झिल्लीदार पुटिकाएं होती हैं मेम्ब्रस वेसिकल्स उसी में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंगों का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अंगों का कार्य ये पूछ रहा है, अंगों का कार्य, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब अंगों का सब मिल के करते हैं ना तो ऑर्गेनाइज साइटोप्लाज्म यानी संगठित कोशिका द्रव्य के द्वारा होते हैं। ठीक है,
अगला है कि कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। तो कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर स्थित होता है। ठीक है, फिर बोला निम्न कथनों पर विचार करें। तो निम्न कथनों पर विचार करें तो ये बोला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली एवं झिल्लीयुक्त अंगक होता है। नहीं, अभी तो जस्ट बोला कि उसमें झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, ये बिल्कुल सही है, यानी आपका केवल 2 सही है। ठीक, अब बोला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 1 होता है। ठीक है, तभी तो एक कोशिकीय थोड़ा बोला जाता है उनको, एक कोशिकीय जीव अधिकतर होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करने वाला प्रमुख गुण क्या है। तो प्रमुख गुण क्या है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है ना, झिल्लीयुक्त अंगक अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो ये आपको सबसे अलग करते हैं। अगला है कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका के स्वरूप में संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या करना है, बोला है कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका झिल्लीयुक्त नलिकाओं तथा पुटकाओं का बड़ा तंत्र है। बिल्कुल सही है, यह लंबी, गोल तथा आयताकार पुटकाओं की तरह होती है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका की रचना किसके समान होती है। तो किसके समान होती है, तो ये आपके लगभग प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसके समान होती है। बोला कि इनमें से किस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो किस पे लगे तो होते हैं, तो देखिए चिकनी वाले में तो डीएनए उन्हें होता है, प्रोटीन वोटीन, मतलब प्रोटीन, देखिए राइबोसोम तो प्रोटीन का होता है, लेकिन चिकनी वाले में क्या होता है, लिपिड, और उसमें मतलब डीएनए टाइप जैसे सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम आप किस में होता है, खुरदरी वाला में होता है। ठीक है, ये 9th में आपने पढ़ा होगा। झिल्ली जीवात जनन यानी मेम्ब्रेन बायोजेनिस का तात्पर्य क्या है। तो क्या है, तो बायोजेनिस क्या है, नई झिल्ली का निर्माण है। ठीक है, विभिन्न कोशिकाओं में अंतःद्रव्य जालिका कैसी दिखाई देती है। तो विभिन्न कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्य जालिका कैसी होती है, तो देखिए विभिन्न जब बोला है, जब यहाँ पे विभिन्न बोला तो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, जब विभिन्न बोल दिया तो यहीं पे भिन्न भिन्न हो जाएगा। बोला नीचे दिए कथन पर विचार करें। ठीक है, बोला है कि गोल्जी उपकरण झिल्ली रहित पुटिका है। गलत है, क्योंकि वो झिल्ली, वो तो प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है, तो झिल्ली तो रहेगी ही, तो ये गलत हो गया। अंतःप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, यानी आपका केवल 2 सही है। गोल्जी बॉडी से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, गोल्जी बॉडी की झिल्लियां अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। बिल्कुल सही है। गोल्जी बॉडी द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम से संबंधित कथनों पर विचार करें। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों और टूटे फूटे कोशिकाओं को पचाता है। जब पचाता है इसी वजह से इसको आत्मघाती थैली बोला जाता है ना, तो ये सही है। बैक्टीरिया जैसे बाहरी पदार्थ लाइसोसोम से चले जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही हो जाएगा। 46 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 46 में हो जाएगा आपका कि लाइसोसोम झिल्ली विहीन संरचना है। नहीं, झिल्ली होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लाइसोसोम के पाचक एंजाइम खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका द्वारा बनाए गए जाते हैं। बिल्कुल सही है, यानी आपका केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक रिएक्शन विधि किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो किसने दी थी ब्लैक रिएक्शन विधि, तो कैमिलो गोल्जी ने दिया था। कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो किस वर्ष, 1906 में मिला था। कोशिका की ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो एटीपी को बोला जाता है। ठीक है, अगला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली अधिक बलित होती है। ये भी गलत है, यानी आपका दोनों गलत है। ठीक, पहला प्लास्टिक से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्लास्टिक केवल पादपों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है भाई। फिर बोला है कि प्लास्टिड की रचना माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। ठीक, अगला कथन देखते हैं। बोला है कि प्लास्टिक से संबंधित कथन सेम तो आ गया है। 52 को तो प्लास्टिक के केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। 51 सही है ना, सेम क्वेश्चन है ना। हाँ, सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपने डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ये बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक प्लास्टिड होते हैं। ये बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है, यानी आपका। ठीक, अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें। जंतु कोशिकाओं में रसधानी बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, रसधानी बड़ी होती है। ठीक, और
पादप कोशिका की राजधानी कोशिका की स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है। ये सही है, लेकिन ये जो बड़ी बोला है ना, ये गलत है। तो ये आपका केवल 2 सही है। ठीक, तो 55 नंबर है कि पादप कोशिकाओं की स्फीति एवं कठोरता कौन प्रदान करता है? तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति और राजधानी दोनों करते हैं। तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो सबको पता है कोशिका है। फिर बोला कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो ये आपको पता है रोबर्ट हुक ने किया था। आगे चलते हैं। रोबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 में। इसको डायरेक्ट चलते हैं आगे। जीवित कोशिका का पता कब और किसने लगाया था? तो कब और किसने लगाया था? जीवित कोशिका का पता ये पर लगाया था एंटोनियो लियोन हॉक 1674 में। ठीक, ये पुरकिंजे ने किया था किसका? द्विद्रव्य की किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये केंद्रक का किया था। ठीक, 1831 में। और 1665 में ये कोशिका का था। ठीक है, तो डेट भी देख लीजिएगा, दिया है। कोशिका में केंद्रक का पता 1831 में ये हो गया रॉबर्ट ब्राउन। 1839 में किसने कोशिका के स्थिर तरल पदार्थ को द्विद्रव्य? अभी मैंने बताया पुरकिंजे ने 1839 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन या स्वान ने। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाकर यह किसने बताया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? तो पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से बनती है, ये किसने बताया था? बिर्चो ने बताया था। ठीक है, अगला है कि एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण आपको पता है अमीबा भी है, क्लाइमाइडोमोनस भी है, पैरामीशियम है और बैक्टीरिया, यानी ए और बी हो जाएगा। कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, क्या कर ले? वो प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, कोशिका के अंदर पदार्थों का आना जाना मुख्य से किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होता है गैसों का आना जाना विषण होता है। ये सक्रिय परिवहन किसके द्वारा होता है? ये ऊर्जा के लिए होता है। ठीक है, ऊर्जा के लिए। और प्रसारण आपको पता है जल के अणुओं के लिए होता है। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो प्लाज्मा लिपिड एवं प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अगर बोल दें कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो ये एंडोसाइटिस, मैंने पीछे क्वेश्चन भी था। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है, ये पहले भी बता दिया है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज, मैंने बताया था। केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? तो केंद्रक झिल्ली मैंने बताया था दोहरी परत होती है। क्रोमोसोम स्थित होते हैं। तो क्रोमोसोम कहाँ स्थित होते हैं? आपको पता है ये केंद्रक में स्थित होता है। ठीक है, फिर बोले कि कोशिका के विभाजन के समय क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं? तो क्रोमोसोम कैसे? तो ये छरनुमा की तरह दिखाई देते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो प्लास्टिड में पाया जाता है। ठीक, जीव द्रव्य बना होता है। जीव द्रव्य किसका बना होता है? आपको पता होना चाहिए। तो ये कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से बना होता है। ठीक है, फिर अगला है वायरस में जीवन के गुण नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? इनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ठीक, अगला है कि अंतःद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं, स्मूथ और खुरदरी वाला। ठीक है, फिर बोला है कि जिस अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम लगते हैं तथा जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहलाती है तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। चिकनी में आपको पता है। लिपिड तथा वसा का अणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है स्मूथ, जिसे यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, जिसे यहाँ पे बोला है राइबोसोम प्रोटीन वाला, तो ये हो गया खुरदरी, और ये वाला जो है तो ये हो जाएगा चिकनी। ठीक, यस ईया स्मूथ और ये आर ईया रफ। बोला कि कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के परिवहन हेतु नलिका तंत्र के रूप में कार्य करने वाला अंग कौन सा है? तो कौन है? अंतःद्रव्यी जालिका है। यकृत की कोशिकाओं में विषैले पदार्थ या दवाओं के निर्विषरण की मुख्य भूमिका निभाता है, तो ये लाइसोसोम निभाते हैं। ठीक है, नहीं विषैले, ये लाइसोसोम तो पचाने काम करते हैं। बोला है कि यहाँ पे विषैले पदार्थ यानी दवाओं से निर्विषीकरण करना है, यानी विष को हटाना है। तो ये करता है आपका जो ये बनाता है प्रोटीन और परिवहन हेतु, तो यही आपका यसीआर हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गोल्जी बॉडी का सबसे पहले विवरण किसने दिया था? तो गोल्जी बॉडी यानी कमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, अगला है कि लाइसोसोम का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे कि गोल्जी तंत्र द्वारा किया जाता है।
फिर बोला है कि ईआर में संश्लेषित पदार्थों को पैक करने का कार्य करता है। ईआर में संश्लेषित पदार्थों का पैक करने का कार्य कौन करता है? तो होता है गोल्जी तंत्र। ठीक है। कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र कहाँ है? कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है अपशिष्ट? तो होता है लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि अपशिष्ट को पचा लेता है कौन? तो लाइसोसोम, तो इसलिए वही हो जाएगा निपटान। निपटान मतलब खत्म कर देना। फिर बोला है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि यह अपनी ही कोशिका का पाचन करता है। निम्न में से कौन झिल्ली से घिरी संरचनाएं हैं? तो झिल्ली से घिरी संरचनाएं आपका लाइसोसोम भी है, गोल्जी तंत्र है और अंतःपरदेव, यानी तीनों हो जाएगा, यानी ये सब है। गोल्जी तंत्र के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था, कहाँ नहीं बल्कि कब हुआ था? तो ये होता है 1843 में। ठीक, कैमिलो गोल्जी ने, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कहाँ हुआ था। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने ब्लैक रिएक्शन विधि में किस घोल का उपयोग किया था? तो किस घोल का? तो सिल्वर नाइट्रेट का किया था ब्लैक रिएक्शन के लिए। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो बिजली घर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि पावर हाउस है। फिर बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है एटीपी के रूप में। फिर बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली युक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त होती है, तो कितने की? तो दोहरी, आपको दोहरी झिल्ली युक्त होती है। निम्न से किसे कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है? निम्न से किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम? तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं और प्लास्टिड में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आपका आज का 95 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बाकी जो बिहार दरोगा वाले जरूर इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वायरस बाबा पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।